बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये बच्चों अगला लेक्चर आपके सामने, यही नाम यही टॉपिक आपकी बुक पे आपके सामने। इनफैक्ट अब हम ये चैप्टर प्रॉपर समझिए कि स्टार्ट करने लगे हैं एक तरह का, यानी फॉर्मली अब समझिए स्टार्ट होने लगा। एसी सर्किट्स तो अब शुरू होने लगे हैं। जो अब तक पीछे आपने चीज़ें सीखी हैं वो सारी इसलिए थी कि आपको जो कुछ आगे पढ़ना था वो आपको पहले से वो स्किल्स, वो सारी बेसिक चीज़ें आपको पता हों। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जो दिया है एसी सर्किट्स का बुक पे वही बातें हम रिपीट करेंगे। उनमें से पहला पॉइंट ये बयान किया है कि उसने कहा जब डीसी सर्किट्स पढ़े थे आपने और पीछे बथेरे पढ़े हैं चैप्टर 12, 13, 14 में, 15 का भी फर्स्ट हाफ या उससे ज़्यादा डीसी सर्किट्स ही थे। उन सब में जो आपको याद होगा बेसिक सर्किट एलिमेंट जो था, यानी वो चीज़ जो सर्किट में एक्चुअली करंट वोल्टेज कंट्रोल करती है। बेसिक सर्किट एलिमेंट का मतलब है ऐसी चीज़, ऐसी कोई चीज़ जो कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स वोल्टेज या फिर करंट, वोल्टेज ऑब्लिक करंट। वो कौन सी चीज़ थी तो ज़रा याद कीजिए। पर्टिकुलरली सर्किट्स की बात हो रही है चैप्टर 13 में। ज़रा अगर आप दोबारा से देखेंगे तो कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती है वोल्टेज को भी करंट को भी बच्चों, वो थी रेजिस्टेंस। इस बात का आप आराम से इजीली सबूत देख सकते हैं पूरे चैप्टर 13 में पर्टिकुलरली, और भी कहीं चैप्टर 14 वगैरह में भी जहाँ कहीं पर्टिकुलरली ये पॉइंट आया होगा तो वो भी देख सकते हैं। मसलन रियोस्टैट थी या पोटेंशियोमीटर वगैरह था, वेरिएबल रेजिस्टेंस वगैरह का तज़किरा था, तो हर जगह आपने देखा कि रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करने से करंट कम ज़्यादा और वोल्टेज कम ज़्यादा होगी। तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगी तो करंट भी कम ज़्यादा होगा। ये रेजिस्टेंस है जो डीसी सर्किट्स में बेसिक सर्किट एलिमेंट है, यानी जो करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल करता है। दूसरी बात यह है कि एसी सर्किट्स में देखा यह गया, एसी सर्किट्स में जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं वो रेजिस्टेंस के साथ साथ वो हैं कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर C एंड इंडक्टर L। R भी है, C भी है और L भी है। ये तीनों ही कंट्रोल करते हैं करंट और वोल्टेज को इन एसी सर्किट्स। कैसे करते हैं, अब यही बातें आगे हमने देखनी है, यही तो आगे पढ़ने वाले हैं। एसी सर्किट्स में यही बातें होंगी, कैसे होंगी, किस तरह होगा, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो यही तीनों मिलकर कंट्रोल करते हैं वोल्टेज या फिर ऑब्लिक करंट, वोल्टेज को या करंट को। इसीलिए हम कहेंगे एसी सर्किट्स के बेसिक सर्किट एलिमेंट जो हैं वो ये तीन हैं। और कुछ ऐसी ही बात आपकी बुक पे भी है जो आपके सामने है। कहता है द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन डीसी सर्किट इज रजिस्टर R विच कंट्रोल द करंट और वोल्टेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम इज़ गिवन बाई ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपको पता ही है, V इज इक्वल टू IR। ये फिर डीसी सर्किट्स में बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन एसी सर्किट्स इन एडिशन टू रजिस्टर टू न्यू सर्किट एलिमेंट्स नेमली इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C बिकम रेलेवेंट। वो भी मुतल्लका हो जाते हैं, यानी वो भी अपना किरदार अदा करते हैं करंट या वोल्टेज को कंट्रोल करने का। द करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट्स आर कंट्रोल्ड बाई थ्री एलिमेंट्स R, L और C। और we would study the response of an AC circuit when it is excited by alternating voltage। हम AC सर्किट्स कोई ऐसा सर्किट जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर चलता हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ने उसको एक्साइट किया हो, एनर्जी दी हो, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस सिलसिले का हमारा क्या पढ़ने लगे हैं, ये है एसी थ्रू रजिस्टर। ये समझिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 16 का। एसी थ्रू रजिस्टर क्या होगा, क्या कैसे बिहेव करेगी। उससे अगला पढ़ेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर में एसी कैसे बिहेव करती है। उससे अगला फिर हमने डिस्कस करना है एसी थ्रू एन इंडक्टर। तीनों में अलग अलग, रजिस्टर R, कैपेसिटर C और इंडक्टर L इनमें। और फिर उससे अगली स्टेज आएगी कि जब हम, ये इम्पीडेंस का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसके बाद एसी थ्रू RC सीरीज सर्किट, यानी इन दोनों का इन तीनों में से किसी दो का कोई कम्बिनेशन। और ऐसे ही एसी थ्रू RL सीरीज सर्किट, यानी R और L मिला दें तो क्या होगा, R और C मिला दें तो क्या होगा, और इसके बाद फिर तीनों मिला दें तो क्या होगा। ये जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है जिसमें तीनों आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हम इस तरह की चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसी तरह से पैरेलल सर्किट होगा जिसमें L और C लगे हुए हैं लेकिन रेजिस्टेंस दिखाई नहीं है, उसका कुछ जिक्र वैसे होगा, यहाँ कैसे होगा वो बाद में बात करेंगे। तो मैंने आपको जल्दी से ओवरव्यू दिखा दिया ताकि आपको एक आइडिया सा हो जाए कि किस तरह की चीज़ें यहाँ डिस्कस होने जा रही हैं। तो पहले बारी बारी अलग अलग एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर, और फिर
उनका कोई 2 का कम्बिनेशन और फिर और पेचीदगी की तरफ यानी उनके कोई 3 का कम्बिनेशन। तो ये है जो हम बतदरीज हम स्टेप बाय स्टेप जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात शुरू करते हैं जी एसी थ्रू रजिस्टर। और ये शुरू करने से पहले आपको जल्दी से एक छोटा सा ये एक दे दूँ थोड़ा सा आइडिया कि हम इन सर्किट्स को डिस्कस करते हुए इन चीज़ों को, रजिस्टर को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को, इनमें से एसी कैसे चलती है, हम इन सारे टॉपिक्स में बेसिक मोटे मोटे क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। हम बच्चों सबसे पहले एक लिस्ट सी बना दूं आपको। हम सर्किट का इंट्रोडक्शन या सर्किट डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, सर्किट का इंट्रो देंगे। उसके बाद हम एक्सप्रेशंस, ये मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ ताकि आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा हो बात समझने में और उसको याद रखने में। एक्सप्रेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट, इनका जिक्र करेंगे। एसी वोल्टेज और एसी करंट के फार्मूले वगैरह उनकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनका फेज़ रिलेशनशिप, करंट और वोल्टेज का दिए गए किसी भी सर्किट एलिमेंट में, चाहे वो रेजिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, तो उसमें फेज़ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इनका जिक्र करेंगे। और जब ये डिस्कस करेंगे तो इसमें दोनों चीज़ें ही होंगी, ग्राफिकल तौर पर भी, यानी ग्राफिकल का मतलब है वेव फॉर्म बना के भी, वेव फॉर्म बना के भी, और दूसरी वेक्टोरियल भी, जो अभी अभी पीछे हमने पिछले लेक्चर में सीखी हैं, वेक्टोरियल तौर पर भी कि करंट और वोल्टेज जो हैं वो आपस में किस तरह से क्या फ़ेज़ रिलेशनशिप है, किस तरह फ़ेज़ लैग या फ़ेज़ लीड करते हैं और क्यों करते हैं, ये बातें इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी, चाहे रेजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, ऑपोजिशन टू एसी, कि वो ऑपोजिशन टू एसी। तो ये हम बात करेंगे कि वो जो भी है, रेजिस्टर है, चाहे कैपेसिटर है, चाहे इंडक्टर है, वो किस तरह की ऑपोजिशन चलने, एसी को चलने में देता है, ऑफ़र करता है, उसकी बात हम करेंगे। ये उससे मिलती जुलती बात है, जैसे रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो हम उस तरह की चीज़ करेंगे कि कैपेसिटर कैसी ऑपोजिशन देता है, रेजिस्टर कैसी देता है और इंडक्टर कैसी देता है, तो ये हम बात करेंगे। और एंड पे हम पावर की भी बात करेंगे, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर की बात भी करेंगे। इन कैपेसिटर किताब वाले ने लिखी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए वैसे, वो भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसने एसी थ्रू रेजिस्टर में भी ये डिस्कस किया है, एंड वाली 2 लाइनें, 1-2 लाइनें, और यही बात उसने आखिरी पैरे में एसी थ्रू इंडक्टर में भी की है। मेरे ख्याल में ये एसी थ्रू कैपेसिटर में भी होना चाहिए था, ये पॉइंट उसने दिया नहीं है, लेकिन वैसे उसका बाद में हवाला कहीं आएगा, इसलिए थोड़ी सी बात इसकी भी हम करेंगे इंशाल्लाह। लें जी, ये मोटे मोटे 5 पॉइंट हुआ करेंगे, जो कि तकरीबन मोर और लेस ये हमने यही डिस्कस करने हैं, एसी थ्रू रजिस्टर में भी, एसी थ्रू कैपेसिटर में भी और एसी थ्रू इंडक्टर में भी। ठीक हो गया जी, ये आपने पल्ले बांध लेने हैं कि ये बातें हमने डिस्कस करनी। अब हम वो फिर शुरू करते हैं एसी थ्रू रजिस्टर। यही अब पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, इसी तरतीब में ही तकरीबन होंगे। तो एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू ए रजिस्टर। तो बताया था अभी मैंने, पहले तो सर्किट डिस्क्रिप्शन है। तो ये रहा जी, सिंपल सा सर्किट है जी। हेयर वी हैव ए सर्किट, जिसमें एसी सोर्स है, ये आपको याद है ये बातें सारी कि एसी सोर्स की कैसी होती है सिंबल। ये रजिस्टर है। तो ये रहा जी, पहला पॉइंट हमारा हो गया, जो भी बताए थे, मैंने लिस्ट दी थी। तो सर्किट की डिस्क्रिप्शन हो गई कि हेयर वी हैव एन एसी सर्किट इन विच रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड अक्रॉस दी एसी सोर्स। ठीक हो गया। और इसमें कैसे चलना है करंट, ये इसी चैप्टर नंबर 16 का बिल्कुल पहला टॉपिक दोबारा से आप देख लीजिएगा। वो मैंने यहाँ ऑनलाइन लेक्चर में नहीं, लेकिन वो लेक्चर उधर आपको क्लास में दे दिया था। तो कैसे चलेगी, कभी इधर को चलेगी, कभी उधर को, बस यही, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वही बात वहाँ पर की हुई है। अच्छा, अगली बात, अगला पॉइंट मैंने बताया था एक्सप्रेशंस फॉर करंट एंड वोल्टेज। तो वोल्टेज होती है यहाँ पर V = V0 sin ω t, इक्वेशन नंबर 1। जबकि करंट क्या होगा, तो करंट का आपको पता है, करंट का बेसिकली फार्मूला होता है I = V/R। वो आपको पता ही है, ओम्स लॉ से निकला है। तो मैं अगर इस इक्वेशन 1 को यूँ लिखूँ कि आप यूँ समझिए कि मैंने दोनों तरफ R से डिवाइड कर दिया, तो फिर यही इक्वेशन बनी V/R = ऐसा हम पहले भी आपको याद होगा, पीछे भी कर चुके हैं। तो ये बनी जी, ये V/R क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस इंस्टेंटेनियस करंट है, और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ये आई आपके पास
अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, जबकि ये आई थी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को देखते ही हमें तीसरा पॉइंट भी हमें समझ आ गया। तीसरा ज़रा देखिए क्या था, फेज़ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो पता चला कि V एंड I जो हैं वो दोनों इन फेज़ हैं, आपस में इन फेज़ हैं। क्यों बोला? क्योंकि दोनों ही साइन वेव बनाएंगे, दोनों ही साइनोसाइडल फंक्शन ऑफ टाइम है, इन फेज़ टुगेदर, ये आपस में इन फेज़ हैं दोनों। और इस बात को ग्राफिकली भी दिखाना है और वेक्टोरियली भी। तो चलिए मैं इधर ही ग्राफिकली दिखा दूँ। ये जी, ये अगर मैंने दिखा दी वोल्टेज, तो फिर करंट भी साथ ही इसके, ये चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने दिखा दी वोल्टेज की वेव फॉर्म, और कोई तकरीबन 1.5 को साइकिल जैसे बुक वाले ने दिखाया हुआ है। और ये मैं करंट की भी साथ ही दिखाने लगा हूँ। ये ग्रीन कलर से मैंने करंट की भी दिखा दी, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड। जहाँ जहाँ पीक वैल्यू वोल्टेज की है वहाँ वहाँ पीक वैल्यू करंट की है। जहाँ पॉजिटिव पीक आई वोल्टेज की वहीं पर पॉजिटिव पीक करंट की आई है, और जहाँ नेगेटिव पीक आई वोल्टेज की वहीं पर करंट की नेगेटिव पीक आई है। दोनों इकट्ठे ही मैक्सिमम पे जा रहे हैं, इकट्ठे ही ज़ीरो पे आ रहे हैं। ये मैं किताब के फ़िक्र ही बोल रहा हूँ जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ। तो दोनों इन फेज़ हैं, आपस में आपके सामने ही है। क्रैश से क्रैश मिला है, ट्रफ से ट्रफ मिला है। ये हमने वेक्टोरियली शो कर दिया, ऐसा ही आपकी बुक पे भी है, आप देख सकते हैं। ये ग्राफिकली शो कर दिया। अब इसी बात को वेक्टोरियली शो करना है तो हम रेफरेंस के तौर पर चुन लेते हैं। अभी ये सारी बातें पिछले लेक्चर में सीखी हुई हैं। रेफरेंस के तौर पर ले लिया वोल्टेज वेक्टर। वोल्टेज, फिर दोहरा दूँ, वेक्टर है नहीं, ये सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ फेज़ डिफरेंस समझने के लिए। ये होता स्केलर ही है, लेकिन ये सिर्फ फेज़ डिफरेंस समझने के लिए। वोल्टेज ले ली है अलॉन्ग एक्स एक्सिस रेफरेंस के तौर पर, लेकिन करंट ना तो लीड कर रहा है ना ही लैग कर रहा है, वो तो हैंड इन हैंड साथ चल रहा है। तो ये बच्चों देखें, ये मैंने साथ ही करंट की भी एक लाइन खींच दी है, क्योंकि यहाँ हमने पीक वैल्यू वोल्टेज की बड़ी दिखाई है, करंट की छोटी। तो फिर वो जो स्केल चुनना था, स्केल के मुताबिक पीछे ये बात हो चुकी है। फिर करंट की हमने लाइन भी ज़रा छोटी दिखाई है, करंट वेक्टर की। और ये है जी इनकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ऐसी क्यों है? उसकी वजह बड़ी अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल सी है, क्योंकि दोनों इन फेज़ टुगेदर हैं, तो आपस में जीरो का फेज़ है। दैट इज़ वाई दे आर पैरेलल टुगेदर। दो वेक्टर पैरेलल हों तो मतलब उनका आपस का फेज़ डिफरेंस जीरो का है, सेम एंगल है थीटा, यानी सेम डायरेक्शन है, तो आपस का एंगल ज़ीरो है। यही बातें आपकी बुक पे हैं जी। और लास्ट पॉइंट जो आपकी बुक, उसके बाद फेज़ का हो गया, उसके बाद चौथा पॉइंट लास्ट, फिर पांचवा बाद में देखते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऑपोजिशन टू AC। तो एक रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टर जो है, वो कौन सी ऑपोजिशन देगा टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? वी कॉल दैट ऑपोजिशन एज रेजिस्टेंस। ये ऑलरेडी जानते हैं भाई, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट या चार्जेस क्या होती है? रेजिस्टेंस। तो एक AC सर्किट में भी ऐसा ही है कि एक रेजिस्टर अगर लगा हो तो वो रेजिस्टेंस देता है, विच इज़ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। और उसका फार्मूला वही जाना पहचाना, R=V/I, वही जैसे ओहम्स लॉ से हमने देखा हुआ है। तो ये हो गई जी ऑपोजिशन जो कि दी है किसी रेजिस्टर ने टू द फ्लो ऑफ AC, एंड वी कॉल दिस ऑपोजिशन टू बी रेजिस्टेंस, सिंपल। और पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या है कि पावर डिसिपेशन इसमें कितनी हुई रेजिस्टर में? तो बच्चों पावर डिसिपेशन के फार्मूले हमें कभी याद करें, पड़े हुए हैं DC सर्किट्स में भी। अब यहाँ वही DC वाले ही क्यों यूज़ करने हैं ये तीनों फार्मूले? कभी देखिएगा चैप्टर 13 में हम पावर डिसिपेशन के, तो ये वही तीनों फार्मूले यहाँ भी अप्लाई होंगे। ऐसा सिर्फ रेजिस्टर में ही होगा, ये फार्मूले सिर्फ तब अप्लाई होंगे जब वोल्टेज एंड करंट जो हैं वो इन फेज़ हैं। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, ये कहीं लिखा भी है आपकी बुक पे आखिर में जाके इसने, बिल्कुल लास्ट फिक्रा आपकी बुक का, बिल्कुल लास्ट इस टॉपिक का फिक्रा, उसको नोट की हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये फार्मूले पावर के ये असल में DC वाले हैं जो इधर AC में अप्लाई हुए हैं। क्योंकि DC में ऐसा होता है कि करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज़ होते हैं, दो चीज़ें जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों। ये ओहम्स लॉ है, ये DC वाला है, ये DC सर्किट में पढ़ा था ओहम्स लॉ। इन फेज़ होने का मतलब आपस में प्रोपोर्शनल, वो बड़ा तो ये भी बड़ी, वो बड़ी तो ये भी बड़ा, ये कम हुई तो ये भी कम हुआ, वो पॉजिटिव हुई तो ये भी पॉजिटिव, वो नेगेटिव हुई तो ये भी नेगेटिव। प्रोपोर्शनल का यही मतलब है, प्रोपोर्शनल होने का मतलब है इन फेज़। और इन फेज़ हों तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होता है। जो DC में होते थे पावर के वही AC में हैं। ये तब ही हो सकते हैं, याद रहे, ये वाले फार्मूले तभी होते हैं जब DC जैसा ही माहौल हो। DC जैसे माहौल से मुराद है कि इन फेज़ हों, करंट और वोल्टेज, और रेजिस्टेंस में दोनों इन फेज़ ही हैं, करंट और वोल्टेज। और यही बातें सारी इसी तरतीब में आपकी बुक पे भी मौजूद हैं। और ये भी छोटी सी बात कि
पावर की यूनिट क्या होगी तो वाट होगी, करंट की एम्पियर है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है। लेकिन जी यही सारा कुछ है। ये इतना ज़्यादा सेम है इन्हीं पांचों पॉइंट्स के साथ कि मैं इवन इसकी रीडिंग भी नहीं करके देने लगा, आपको ये खुद छोड़ रहा हूँ, आपको भी कॉन्फिडेंस आए। ये सारी तरतीब से वही डायग्राम्स आपके सामने हैं, ये यहाँ तक तीनों। ये अगली जो है ये अगले टॉपिक की है AC थ्रू कैपेसिटर की, ये वाली जो है यहाँ तक आपकी वही डायग्राम, वही सारे स्टेप्स हैं। इतने सिंपल और इतनी एग्जैक्ट सेम बातें हैं कि मैं ये रीडिंग नहीं करने लगा इसकी, जो पीछे मैं कर चुका हूँ। मैं AC थ्रू कैपेसिटर पे आने लगा हूँ, उसके भी ऐसे ही 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं। तो बच्चों AC थ्रू कैपेसिटर की बात ऐसे ही तकरीबन कोई 5 को पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहली बात सर्किट की है, तो किताब वाले ने बात यूँ शुरू की, उसने कहा जी कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे चल पाता है थ्रू ए रजिस्टर। ये तो हम 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं कि जी पहले एक सिमत में फिर दूसरी सिमत में चलता है, तो पता है कैसे चलता है। अब हमें क्या पढ़ना है, AC थ्रू ए कैपेसिटर। तो पहला पॉइंट है जी कुछ सर्किट वगैरह की बात करनी है, सर्किट इंट्रोडक्शन, कैसे चलता है AC थ्रू कैपेसिटर। तो किताब वाला कह रहा है जी कि हमें ये तो पता है कि रजिस्टर में कैसे चलता है, कभी एक सिमत में कभी दूसरी सिमत में, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता कि कैपेसिटर में से कैसे चलता है। और ये पता चलाने के लिए उसने कहा जी एक सिंपल सा सर्किट ले लें और उसमें एक लो पावर वाला बल्ब लगा लें और 1 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर, यानी बहुत थोड़ी सी कैपेसिटेंस वाला ये वाला सर्किट डिस्क्रिप्शन जी, कि हमारे पास ये एक बल्ब लगा हुआ है और इधर एक AC सोर्स है, ये AC सोर्स की निशानी है, B ये बल्ब है, और ये आपके पास एक कैपेसिटर है, और ये फिर नीचे एक स्विच भी लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच S। और इस वक्त जब ऑन कर दिया फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर कैसे करंट चलेगा। वो कह रहा है जो ही ये स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब आप देखेंगे रोशन हो जाएगा, और जब तक स्विच ऑन है बल्ब रोशन ही रहेगा। ये C फॉर कैपेसिटर है, ये AC सोर्स है, ये स्विच है, ये आपको पता है। सर्किट डिस्क्रिप्शन ये होगी जी। वो कह रहा है जी सर्किट स्विच ऑन किया तो बल्ब ऑन ही रहेगा जब तक स्विच ऑन है। बस इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि कैपेसिटर में से AC चल रहा है। लेकिन ये बड़ी इतनी सिंपल सी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि AC कैसे चलती है कैपेसिटर में से। किताब वाले ने इधर ही सर्किट इंट्रोडक्शन में ही, सर्किट के इंट्रोडक्शन में ही उसने DC कैसे चलती है कैपेसिटर में ये भी बताया, ये भी डिस्कस किया। जो कभी याद करें मैंने आपको समझाया हुआ है ये ऑलरेडी, जब आपको सर्किट पढ़ रहे थे, जब चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, तो कैपेसिटर जब पढ़ा था तो ये बताया था। देखें बच्चों, ये एक DC सोर्स है, आपकी जानी पहचानी बैटरी। अगर इसको आप कैपेसिटर के साथ जोड़ दें तो आपको याद करें मैंने आपको बताया था कि साथ कोई बल्ब भी लगा हुआ है। यहाँ कोई कहीं भी सर्किट में बल्ब लगा लें, B फॉर बल्ब। तो जो ही ये स्विच ऑन करेंगे, अगर तो DC सोर्स हुआ तो स्विच ऑन करेंगे, ज़रा मेरे फ़िक्रे याद करें कभी बताए हुए हैं। स्विच ऑन करते ही बल्ब फुल रोशन हो जाएगा, लेकिन स्विच ऑन ही है, ये बल्ब बुझते बुझते बुझ जाएगा। और याद करें बल्ब का बुझ जाना इस चीज़ का इंडिकेशन है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। जितनी वोल्टेज V0 बैटरी के अक्रॉस थी उतनी ही कैपेसिटर के अक्रॉस हो गई होगी। V0 सेम वोल्टेज तो कोई करंट नहीं बहेगा, बल्ब बुझ गया हालांकि स्विच ऑन है। ये बातें आपने की हुई हैं। इसका मतलब है कि रिज़ल्ट क्या हुआ, अब दोनों का फ़र्क क्या हुआ। तो ये स्विच ऑन है AC वाला, तो बल्ब लगातार रोशन है, लेकिन ये DC में स्विच ऑन है तो बल्ब रोशन होकर बुझते बुझते बुझ जाएगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है वो DC को नहीं चलने देता कंटिन्यूसली, लेकिन AC को चलने देता है सर्किट में कंटिन्यूसली। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब DC को क्यों नहीं चलने दिया, क्योंकि कैपेसिटर है ना, 2 प्लेटें ऑपोजिटली चार्ज, लेकिन दरमियान में गैप है, दरमियान में कोई एयर है या वैक्यूम है या कोई डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर है। याद करें करंट नहीं आर पार जाता, तो चार्जेस जाते गए पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर हत्ता के बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर हो गया, तो मजीद करंट नहीं बहना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, AC सर्किट में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बल्ब बुझ गया हो। उसकी वजह फिर उसने किताब वाले ने अगले छोटे छोटे 2 सर्किट में दिखाई है। चलिए मैं किताब से ये बात थोड़ी सी कर दूं। उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये इसी सर्किट को ज़रा सिंपल कर दिया, स्विच और बल्ब गायब करके। उसने कहा कि वोल्टेज सोर्स है AC का और ये कैपेसिटर है। हुआ क्या, हुआ ये कि AC सोर्स दिया है ना, तो उसका पहले एक सिरा पॉजिटिव था, ये नीचे नेगेटिव था, तो एक तरफ प्लस Q चार्ज इंक्रीज़ होता गया, दूसरी तरफ नेगेटिव Q इंक्रीज़ होता गया। कब, 0 से T/2 टाइम में। थोड़ी सी बात चलिए ये कर दें कि ये AC सोर्स है और ये कैपेसिटर है। तो जब पहला हाफ साइकिल था ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव, 0 से T/2, याद करें पहले लेक्चर में ये बातें हुई हैं। तो इधर प्लस Q चार्ज बढ़ता चला गया, इधर ये ऊपर को एरो बढ़ता चला गया, इधर नेगेटिव चार्ज ऊपर को एरो का मतलब जा नहीं रहा चार्ज उधर को, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब
ऊपर कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजिंग और नेगेटिव चार्ज इंक्रीजिंग, ये कब हुआ? ये एसी के फर्स्ट हाफ साइकिल में, जब एक तरफ वो करंट बह रहा था, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव। लेकिन बच्चों सेकंड हाफ साइकिल में फिर क्या हुआ? इस निचले वाले में क्या हुआ? तो वो दूसरी तस्वीर में उसने दिखाया है। वो जो सेकंड हाफ साइकिल जब शुरू हुआ तो वो जो इधर प्लस क्यू चार्ज पहले से स्टोर था और इधर माइनस क्यू हो चुका था पिछले हाफ साइकिल में, अब t/2 से लेके t टाइम तक भला क्या होगा? अब ये वाला सिरा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया इसी सोर्स का, चुनाचे वो जो प्लस क्यू चार्ज था वो अब डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा इस नेगेटिव के साथ मिलने की वजह से, और माइनस क्यू चार्ज इस पॉजिटिव से मिलके वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। यही आपकी किताब पे भी लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप देख सकते हैं दूसरे हाफ साइकिल में। और डिक्रीज़ होके इसी दूसरे हाफ साइकिल के ही कहीं थोड़े से पोर्शन इतने या इतने के दौरान ये डिक्रीज़ हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा फुल्ली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को मिला नेगेटिव तो आपस में न्यूट्रलाइज़ कर दिया दोनों चार्जेस ने, नेगेटिव को मिला पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज़ कर दिया। इस नेगेटिव साइकिल का अभी कुछ हिस्सा बाकी था कि पहले ये जो पहले से भरे हुए चार्जेस थे पॉजिटिव नेगेटिव वो ख़त्म हो गए इस नेगेटिव साइकिल के दौरान, लेकिन बाकी के हिस्से में अभी नेगेटिव साइकिल जारी है। तो बाकी के हिस्से में फिर क्या हुआ? जो नेगेटिव साइकिल जारी है तो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो फिर पहले से आए हुए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए, और फिर इस नेगेटिव ने अपने मज़ीद ये किया कि उसने ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ाना शुरू कर दिया और नीचे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी जो पिछले हाफ साइकिल में जिस पोलैरिटी में चार्जेस स्टोर हुए थे, पहले तो वो स्टोर हुए चार्जेस ख़त्म हुए ऑपोजिट पोलैरिटी आने से, फिर उसी ऑपोजिट पोलैरिटी ने अपनी मर्ज़ी से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपनी मर्ज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिए, साबका वाली सिचुएशन के ऑपोजिट। यानी कैपेसिटर पहले एक तरफ को चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज होकर उल्टी सिमत में चार्ज हुआ, और उसके बाद बच्चों ये जो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, फिर इससे अगला साइकिल भी स्टार्ट हो जाना ना, लगातार इसी करंट जारी है तो फिर अगला साइकिल स्टार्ट हो जाना। यानी एक दफ़ा फिर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं ये पहले तो ख़त्म होंगे और फिर दोबारा से ये पोलैरिटी फिर नमूदार हो जाएगी, और उससे अगला फिर नेगेटिव आएगा तो फिर दोबारा ये वापस सिचुएशन, फिर यही सिचुएशन, फिर यही एंड सो ऑन। यानी अब फिक्रा सुनना कि क्यों इसमें लगातार करंट चल रहा है इस सर्किट में। इसमें तो बुझ गया बल्ब और ऑफ हो गया क्योंकि लगातार करंट बार बार नहीं चल रहा, एक दफ़ा चल के चार्जेस जितने पहुंचने थे पहुंच गए, वोल्टेजेस दोनों बराबर हो गई, सर्किट बंद हो गया, यानी करंट बंद हो गया सर्किट में। लेकिन ये लगातार क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें हर हाफ साइकिल में, इस हाफ साइकिल में एक तरफ को चार्ज हुआ कैपेसिटर, फिर दूसरी सिमत में उल्टा करंट आने की वजह से डिस्चार्ज होकर उल्टी सिमत में चार्ज हुआ, फिर दोबारा वापस उसके उल्टी सिमत में फिर दोबारा डिस्चार्ज होकर फिर चार्ज हुआ, फिर उल्टी सिमत में फिर डिस्चार्ज होकर फिर चार्ज हुआ। तो चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ। तो ये लगातार करंट की आनियाँ जानियाँ लगातार लगी रहीं। एसी में ऐसा होता है, डीसी में नहीं। डीसी में तो पोलैरिटी कांस्टेंट है, एक ही दफ़ा जिधर को चला गया पॉजिटिव और जिधर को चला गया नेगेटिव, मजीद फिर डिस्चार्ज होकर उल्टी सिमत में नहीं आना, यानी करंट लगातार इधर को गया, फिर चार्जेस इधर को गए, फिर यूँ गए, फिर यूँ गए। ये तो एसी में होता है, डीसी में बार बार इस तरह इधर को नहीं होता। इसलिए यहाँ करंट नहीं चलेगा लगातार, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ जो है वो लगातार चलेगा। किस वजह से? फिक्रा सुनना, किस वजह से? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चार्जेस, डिस्चार्जेस एंड चार्जेस दी अदर वे अराउंड, इन प्लेटों को पहले एक तरफ को चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज करके उल्टी सिमत में चार्ज कर दिया। तो कैपेसिटर इज कंटिन्यूअसली चार्ज्ड, डिस्चार्ज्ड एंड चार्ज्ड दी अदर वे अराउंड, बार बार, कभी एक सिमत में पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ये लगातार जारी रहेगा, चुनाचे करंट का चलना लगातार जारी रहेगा। हालांकि यहाँ भी करंट नहीं, कैपेसिटर के अंदर से तो यहाँ भी नहीं गुजर रहा क्योंकि कैपेसिटर में दरमियान में इंसुलेटर है, लेकिन बार बार सर्किट में कभी इधर से इधर को, कभी इधर से इधर को लगातार चलता रहेगा। तो हम कहेंगे जैसे कैपेसिटर में से वर्चुअली करंट गुजर रहा है। तो कैपेसिटर एसी को गुजरने देता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ये बड़ा अहम पॉइंट, ये हमने सारा सर्किट का इंट्रोडक्शन कर दिया। बिल्कुल यही फिक्र, यही बातें आपकी बुक पे लिखी हुई हैं। क्या कहता है? कहता है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो थ्रू ए रेजिस्टर बट इट इज़ नॉट क्लियर दैट हाउ इट कैन फ्लो थ्रू ए कैपेसिटर। रेजिस्टर में से गुजरता है लेकिन कैपेसिटर में से कैसे, ये क्लियर नहीं है। ए लो पावर बल्ब फिगर में दिखाया गया इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, यानी छोटे से कैपेसिटर के साथ, टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स भी दिखा दिया, थ्रू ए स्विच एस दिखाया। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द बल्ब लाइट्स अप, बल्ब रोशन हो जाता है, विच शोज दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर, जिसका मतलब है करंट गुजर रहा है वर्चुअली कैपेसिटर में से जैसे गुजर रहा है करंट। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू ए कैपेसिटर कंटिन्यूअसली बिकॉज द प्लेट्स ऑफ
कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, तो वहाँ इंसुलेटिंग मीडियम है, आर पार करंट नहीं गुजरेगा, बंद हो जाएगा डीसी फॉरन ही। लेकिन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द सर्किट, क्यों? एज द प्लेट्स आर बीइंग कंटिन्यूसली चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड एंड चार्ज्ड द अदर वे अराउंड बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये सारी बातें अभी समझा दी हैं, रीडिंग बाद में की है। लें जी, सर्किट डिस्क्रिप्शन या सर्किट इंट्रोडक्शन हो गया, पहला पॉइंट हमारा ये मुकम्मल हुआ। और दूसरा बच्चों पॉइंट क्या था भला, क्या था दूसरा पॉइंट? हाँ जी, दूसरा पॉइंट था एक्सप्रेशंस फॉर, हाँ जी बिल्कुल, एक्सप्रेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट। तो बच्चों वोल्टेज की बात शुरू करें तो वोल्टेज यहाँ पर जो अप्लाई की कैपेसिटर को वो V इक्वल टू V0 साइन थीटा या साइन ओमेगा टी कह सकते हैं, ये उसका फार्मूला है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। बट बच्चों ये तो कैपेसिटर यूज़ किया ना, Q इक्वल टू CV भी तो याद है, क्यों जी कैपेसिटर यूज़ किया, तो फिर Q इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर, ये जो V की वैल्यू है, ये वाली V की ये सारी वैल्यू इधर पुट करने लगे हैं, इक्वेशन 1 को 2 में पुट करने लगे हैं, C इंटू V की वो सारी वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 और 3 से क्या पता चला? इन दोनों से पता चला कि जैसे जैसे वेरी करेगी वोल्टेज साइनोसाइडल तौर पर ऊपर नीचे, वैसे ही साइनोसाइडल करंट वेरी करेगा। चुनाचे मैं आगे बढ़ने से पहले इधर ही मैं दिखा दूं कि किस तरह से वेरिएशन आई है टाइम के साथ साथ वोल्टेज में। तो वोल्टेज की भी साइन वेव बनी है, और बच्चों यहाँ पर चार्ज की भी साइन वेव बनी है, क्योंकि दोनों का फार्मूला साइन, वो देखें इसमें भी साइन ओमेगा टी, उसमें भी पता चला कि ये दोनों आपस में इन फेज़ हैं। जैसे जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा होगी उसी तरह चार्ज भी कम ज़्यादा होगा। कभी एक सिमत में पॉजिटिव का मतलब है, एक सिमत में पॉजिटिव, दूसरी सिमत में नेगेटिव, और ये निचली साइड एक नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है अब रिवर्स हो गई पोलैरिटी, जिधर पहले पॉजिटिव था उधर नेगेटिव, और जिधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव हो गया। ये जो रेड कलर का है चार्ज Q की वेव है, जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई है वोल्टेज की है। ये तो हो गया चार्ज और वोल्टेज का टाइम के साथ आपस की वेरिएशन। पता चला कि चार्ज और वोल्टेज दोनों ही साइनोसाइडली वेरी करेंगे जब अल्टरनेटिंग करंट देंगे, AC देंगे कैपेसिटर को। लेकिन अभी बात रहती है करंट की, करंट क्या करेगा? तो बच्चों करंट क्या करेगा कैपेसिटर में, करंट की इक्वेशन, इसका एक्सप्रेशन मैं बनाने लगा हूँ। तो आपको पता है करंट होता है, करंट का बेसिक फार्मूला सब जानते हैं, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 4। इस जगह से अब बात शुरू ये होनी है, यहाँ से अब बात शुरू ये होनी है कि जिस तरह कभी एक्सेलरेशन पढ़ा था डेल्टा V ओवर डेल्टा T, तो कुछ याद करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था हमने चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट ईयर में। तो कहा था कि टाइम ले लें लॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ले लें लॉन्ग वाई एक्सिस। तो जो भी ग्राफ बने कुछ इस तरह का हो या जिस भी मर्जी तरह का हो, याद करें उस ग्राफ की जो स्लोप थी, कहा था ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है एक्सेलरेशन, याद करें, क्योंकि स्लोप होती है चेंज इन वाई कंपोनेंट, याद करें, ओवर चेंज इन एक्स कंपोनेंट। और यहाँ इस ग्राफ में वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी और एक्स कंपोनेंट है टाइम, तो ये रहा एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन, याद करें, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला, जैसे ये जो एक्सेलरेशन का है डेल्टा V ओवर डेल्टा T, तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता डेल्टा Q ओवर डेल्टा T करंट का है। चुनाचे हम यहाँ ये कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप ऑफ QT ग्राफ है या QT कर्व जो है, ये वाला QT, ये रेड वाला टाइम के साथ चार्ज का, वो उसकी स्लोप जो है वो होगी करंट, और स्लोप होती है ढलवान। तो आप इस ग्राफ की शेप देख के डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ करंट मैक्सिमम, कहाँ कहाँ मिनिमम, कहाँ कहाँ करंट की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। ये सारा इसको देख के डिसाइड करेंगे इस ग्राफ को। रेड कलर का ग्राफ जो है इसको देखिए, इसकी अब स्लोप देखनी है कहाँ कहाँ ज़्यादा है। जिस लम्हे ये 0 को छू रहा है तो स्लोप इसकी मैक्सिमम है, स्लोप ढलवान ये इस तरह तीखी ढलवान है इस 0 पॉइंट को शो करते हुए। लेकिन जो ऊपर को गए तो ढलवान कम होती गई, टॉप पे जाके सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोर्शन रह गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी याद करें प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है कि यहाँ जो टॉप पर जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता जाता है, और नीचे को यहाँ पर सिर्फ Vx रह जाती है वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, टॉप पे कोई वेलोसिटी नहीं होती। यहाँ पे मैक्सिमम है वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वाई एक्सिस की वैल्यू वेलोसिटी की मैक्सिमम है, दोनों लॉन्चिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट पे। टॉप पे सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस रह जाती है। ऐसे ही स्लोप इस पॉइंट पे 0 पॉइंट को इस लम्हे, इस पॉइंट को छूते लम्हे, O पॉइंट को छूते लम्हे, स्लोप जो QT कर्व की है मैक्सिमम है, ढलवान मैक्सिमम है। जो ऊपर को गए ढलवान कम होती गई, हत्ता कि टॉप पे ढलवान 0 हो गई, सिर्फ इस पॉइंट पे टॉप पे, जैसे प्रोजेक्टाइल की टॉप पे जाके ढलवान 0 हॉरिजॉन्टल हो गया था। इसका मतलब हुआ, और
इस ग्राफ की क्यूटी कर्व की जो स्लोप है या ढलवान है वो होती है करंट। तो इसकी यहाँ पे ढलवान मैक्सिमम है, पता चला यहाँ पे करंट होगा मैक्सिमम। और जो जो चार्ज बढ़ता गया तो इसका मतलब है स्लोप कम होती गई। चार्ज तो बढ़ता गया कैपेसिटर के अक्रॉस, लेकिन स्लोप ग्राफ की कम होती गई, टॉप पे जाके जीरो स्लोप हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गया ग्राफ। यानी करंट का ग्राफ कुछ यूँ हुआ जी, यहाँ स्लोप मैक्सिमम क्यूटी ग्राफ की तो करंट मैक्सिमम। जो ऊपर को गया करंट बढ़ता गया, चार्ज बढ़ता गया, करंट कम होता गया। चार्ज बढ़ता तो गया लेकिन क्यूटी ग्राफ की स्लोप कम होती गई, टॉप पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो गया, स्लोप जीरो हो गई। स्लोप जीरो मतलब करंट जीरो, क्योंकि चार्ज और टाइम के ग्राफ की स्लोप होता है करंट। मज़ीद आगे इसी तरह से, ये मैं अब मिटा देता हूँ, आपके पास बुक पे ये मौजूद ही है, या इसको साइड पे इधर ही लिख देते हैं कि आई जो है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है, यानी आई जो है वो स्लोप है ऑफ क्यू टी ग्राफ। अभी आगे और भी देखना है हमने। उसके बाद यहाँ से टॉप से नीचे को आने लगा, रेड कलर की जो ग्राफ है वो चार्ज वाला टाइम के साथ साथ कम होता गया, नीचे को आना, कम होना, यानी नेगेटिव स्लोप हो गई। और स्लोप क्यूटी ग्राफ की करंट है, अगर स्लोप नीचे को आ रही है मतलब नेगेटिव, ऊपर को जा रही थी तो पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब करंट नेगेटिव, करंट नीचे को आ गया। इस जगह को छूते हुए फिर स्लोप मैक्सिमम है, जैसे यहाँ मैक्सिमम थी उसी तरह यहाँ भी मैक्सिमम है, चुनाचे करंट हो गया मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव वैल्यू में। उसके बाद फिर इधर को गए हैं तो पीक की तरफ, नेगेटिव पीक की तरफ गए हैं, तो पीक पे जाके फिर हॉरिजॉन्टल हो गया ग्राफ, क्यूटी ग्राफ, यानी स्लोप फिर जीरो हो गई, यानी करंट यहाँ फिर जीरो हो गया। उसके बाद फिर उधर को गए तो स्लोप फिर यहाँ पे मैक्सिमम हुई, मतलब करंट मैक्सिमम हुआ, लेकिन अब ऊपर को जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे करंट मैक्सिमम हुआ, उसके बाद ऊपर जाते जाते स्लोप फिर से ये टॉप पे वही जो जैसे यहाँ थी फिर जीरो हुई, तो करंट फिर जीरो हो गया, एंड सो ऑन। लेकिन ये ब्लैक कलर का वोल्टेज का ग्राफ है, रेड कलर का चार्ज का है और ग्रीन कलर का करंट का है। और आप फ़ौरन देख के, पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो तो देख के फ़ौरन समझ गए, फ़ौरन समझ जाना चाहिए, फ़ौरन समझ जाना चाहिए इसको देख के कि इधर क्या शो हो रहा है। यहाँ शो हो रहा है कि करंट इज़ लीडिंग द वोल्टेज बाई 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ये है जी रिज़ल्ट। और इस रिज़ल्ट को अब ऑलरेडी आप जानते हैं, कोई तफसील की ज़रूरत नहीं है। इस रिज़ल्ट को अगर मैं शो करूं वेक्टोरियली, इसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज की, ये तो अभी ग्राफिकल थी, ये तो वेव फॉर्म दिखा दी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब वेक्टोरियली दिखाते हैं। तो अगर हम वोल्टेज को ले लें रेफरेंस यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये वोल्टेज वेक्टर हो गया, तो फिर करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर में, तो ये हो गया जी करंट वेक्टर बाई 90 डिग्री π/2 रेडियन। ये है इसी ग्राफिकल फैक्ट की वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो पीछे सीख चुके हैं कि इसका मतलब क्या है। यही आपकी बुक पे नज़र आ रही है। और यही जो बातें मैंने अभी की हैं, बिल्कुल यही बातें आपकी बुक पे हैं, इक्वेशन नंबर 3 के बाद। आपकी बुक पे इक्वेशन नंबर 3 के बाद हैं यही सारी बातें जो मैंने अभी की हैं। लें जी, यहाँ तक जब पहुँच गए थे तो फिर द स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करंट। दी वोल्टेज एंड चार्ज कर्व्स आर ड्रॉन इन फिगर बी। वोल्टेज और चार्ज की कर्व्स फिगर बी में यानी वो ग्राफ वाले में दिखाई गई हैं, वो दोनों इन फेज़ हैं क्योंकि उन दोनों की इक्वेशन साइन वेव बनाती है। तो और फिर उसके बाद वो पॉइंट सारे बताए जी। पॉइंट ओ पे क्या हुआ, जब चार्ज जीरो था देन स्लोप इज़ मैक्सिमम, सो आई इज़ मैक्सिमम। यही बातें मेरा लेक्चर रिवाइंड करके फिर से देख लें, यही बातें मैंने भी समझाई हैं। फ्रॉम ओ टू ए, यानी ये 0 पॉइंट्स यहाँ से ए की तरफ जाते हुए चार्ज बढ़ता तो गया लेकिन क्यूटी ग्राफ की स्लोप कम होती गई, जीरो हो गई टॉप पे जाके। तो ये देखिए करंट यहाँ पे ये वाली लाइन करंट की है तो जीरो हो गया। तो यही कह रहा है कि फ्रॉम ओ टू ए स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व डिक्रीजेज टू जीरो, सो आई बिकम्स जीरो एट एन। वो एन पॉइंट पे करंट हो गया जीरो। ये सारी डिटेल पीछे बता दी है। फ्रॉम ए टू बी द स्लोप ऑफ कर्व इज़ नेगेटिव एंड सो करंट आई इज़ नेगेटिव फ्रॉम एन टू आर। ए से बी तक स्लोप नीचे को आ गई क्यूटी ग्राफ की, तो करंट भी यानी नीचे को मतलब नेगेटिव स्लोप, तो करंट भी नीचे को नेगेटिव आ गया। तो पॉइंट बी पे जाके जब चार्ज पहुंचा यहाँ जीरो छू रहा है, उस वक्त स्लोप मैक्सिमम है क्यूटी ग्राफ की, तो ये करंट मैक्सिमम हो गया। ये सारी बातें मैंने अभी की हैं, पीछे फिर देख सकते हैं। इन दिस वे द कर्व पी एन आर एस टी गिव्स द वेरिएशन ऑफ करंट। तो ये जो पी एन आर एस टी, ये करंट की वेरिएशन सारी मुकम्मल हमने कर ली। अब इनको कंपेयर किया करंट और वोल्टेज के ग्राफों को, तो फिर पता चल गया कौन लीड और कौन लैग कर रहा है। तो कहता है कि रेफरिंग टू फिगर बी, उस ग्राफ को देखें तो इट कैन बी सीन दैट द फेज एट ओ इज़ ज़ीरो एंड द फेज एट द अपर मैक्सिमम एट मैक्सिमम इज़ π/2।
ये इस जगह फेज़ वोल्टेज का तो जीरो है लेकिन करंट का वहाँ पर π/2 है। इसका मतलब है करंट लीड कर रहा है बाई π/2। दिस शोज दैट करंट इज लीडिंग दी अप्लाइड वोल्टेज बाई π/2। नाउ कंसिडर पॉइंट ए और एन, ए एंड एन को कंसिडर करें तो उस पर भी देखिए कि यहाँ पे 10 अगेन द फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट पॉइंट ए वो तो π/2 है, बट द फेज ऑफ करंट एट एन इज पाई। डायग्राम को भी देखिए साथ साथ। तो अगेन करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाई π/2 रेडियन। सिमिलरली बाई कंपेयरिंग द फेजेस एट पेयर्स ऑफ पॉइंट बी और आर, सी और एस पॉइंट, ये ग्राफ में देखें आप किताब में, और डी और टी पॉइंट उनको कंपेयर करने से इट कैन बी सीन दैट एट ऑल दीज पॉइंट्स द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई π/2 रेडियन। इट इज दस दिस इज वेक्टोरियली शोन इन फिगर सी। यही बात वेक्टोरियली भी यहाँ दिखाई है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। फेज रिलेशनशिप हो गया जी, ये हमारा तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। एक्सप्रेशंस के बाद फेज रिलेशनशिप भी हो गया वोल्टेज और करंट का। चौथा पॉइंट क्या था? ऑपोजिशन। ये हम पढ़ रहे हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। चौथा पॉइंट, कैपेसिटर जो ऑपोजिशन ऑफर करता है टू दी फ्लो ऑफ एसी, उस ऑपोजिशन को बच्चों कहते हैं ऑपोजिशन टू एसी। जो कैपेसिटर शो करता है, जो कैपेसिटर देता है, उसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC से ज़ाहिर करते हैं इसको। वो अपोजिशन जो कैपेसिटर चलने में करंट को देता है, ये वो अपोजिशन है जिसकी वजह से एनर्जी भी स्टोर होती है। आपको बताया हुआ कभी कि अगेंस्ट द फोर्स फील्ड जब चार्ज और आते गए तो एनर्जी स्टोर हुई। तो वो जो अगेंस्ट द फोर्स फील्ड चार्जेस का चल के आना मुमकिन होता गया कैपेसिटर को चार्ज करते हुए, वही जो अपोजिशन है, वही जो अगेंस्ट द फोर्स फील्ड चार्ज आए हैं, उनको जो अपोजिशन दी है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, उस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए किसी रेजिस्टर में से गुजरते हुए लैटिस एटम से टकराते हुए अपोजिशन देते हैं, उनको उस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो कैपेसिटर या इंडक्टर देते हैं अपोजिंग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, उस अपोजिशन को बच्चों रिएक्टेंस कहते हैं। XC से ज़ाहिर करते हैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस को, और इसका फार्मूला होता है VRMS ओवर IRMS। ये कुछ मिलती जुलती बात है, जैसे आप कहें रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज ओवर करंट ओम्स लॉ से, उससे मिलते जुलते ये भी बात है। लेकिन बहरहाल इसका अपना यही फार्मूला इसी तरह बयान करना है। तो जिस तरह रेजिस्टेंस की यूनिट फिर होती है वोल्ट पर एम्पियर विच वी कॉल ओहम, तो रिएक्टेंस की भी यही है ओहम, क्योंकि ये भी वोल्टेज ओवर करंट है, तो इसकी भी वही ओहम है जो रेजिस्टेंस की थी, इसकी भी वही है। और अगली बात कि इसका फार्मूला ये भी बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये आपके कोर्स में नहीं है। ऑन रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हुए ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये आपके कोर्स में नहीं है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, लेकिन ये इसकी थोड़ी छोटी सी डेरिवेशन भी है। कभी किसी और टाइम आपको बता देंगे, अभी लेक्चर का टाइम काफ़ी हो गया, हम इसको फिनिश करने लगे हैं। ये ओमेगा सी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस AC वेव की, वो जो हमने पीछे देखी थी, और C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। ये फार्मूला कैसे बना, मैंने कहा ये आपके कोर्स में नहीं है, बस आपने लिखना है। आपकी टेंशन मुक्की, आपकी ख़त्म हुई, आपकी मौज लग गई। तो ये ओमेगा ख़ुद क्या होता है 2πf, तो 1/2πfc, ये भी फार्मूला कैपेसिटर की रिएक्टेंस का यानी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस का है। और ये फार्मूला बता रहा है कि ये जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उस AC वेव फॉर्म की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कैपेसिटर उतनी ही कम ऑपोजिशन देगा टू दी फ्लो ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी कम रिएक्टेंस, और जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा रिएक्टेंस या ज़्यादा ऑपोजिशन देगा कैपेसिटर चलने में अल्टरनेटिंग करंट को। ये टॉपिक यहाँ फिनिश हुआ जी। और जो लास्ट पॉइंट अभी बताए हैं, अभी जो बताया आपको ऑपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ AC हमने बता दिया। पावर का जिक्र 5वें पॉइंट के तौर पर आना चाहिए था, लेकिन कैपेसिटर आपकी बुक में नहीं उसने पावर का दिया, तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन वो आना चाहिए। वैसे आपको थोड़ी सी बात बाद में इसकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात कर दूंगा। ये है द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको XC से ज़ाहिर करते हैं। ये उसका फार्मूला भी आपको बता दिया, और इसी फार्मूले से ये भी बना जो नीचे बताया। VRMS जो है वो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर। IRMS है RMS वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। यूनिट रिएक्टेंस की ओहम है। रिएक्टेंस XC डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस C, उसका ये फार्मूला कैसे कहाँ से आया आपकी टेंशन नहीं है। और सो द रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, एंड द रिएक्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी थ्रू द सेम कैपेसिटर। ये इन्वर्स रिलेशन है जी। बस जी, ये आपका काफ़ी है। अगला इंशाल्लाह AC थ्रू इंडक्टर देखते हैं।